हेलो लवली लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम विक्ड गेम का एपिसोड सेकंड का रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर शुरुआत में ही हमें फिल्म थैन के ऊपर दिखाया जाता है, जहां वो गलती से तो गिर जाता है बट वहां से उठने का नाम नहीं लेता। वो थैन को कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। थैन कहता है कि अरे पर तुम तो मुझ पर गिरे हो, चोट तो मुझे लगनी चाहिए, तुम्हें कैसे चोट लगी। फिल्म उसे नेक पर बटरफ्लाई किसेस दे रहा होता है। थैन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे जल्दी से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से फिल्म को आखिरकार चोट आ ही जाती है। जिसके बाद थैन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह हम थैन को अच्छे से काउच पर लेटा हुआ देखते हैं। वो नींद में रहता है पर उसकी आंखें खुल जाती है जब उसे कुछ खाने की स्मेल आती है। खाना देखते साथ ही वो उठकर सबसे पहले तो फिल्म को सॉरी बोलता है कि वो यहीं पर सो गया, जिसे सुनने के बाद फिल्म कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। वो थोड़ा फ्लर्टी वे में बोलता है और उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है। फ्रेश होने के बाद थैन जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो फिल्म उसे कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही कोई चाहिए था, जिसे सुनकर थैन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। वो खाना खा रहा रहता है, वो भी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब तुम ये मत बोलो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो मेरे बॉडीगार्ड बनकर। जिसके बाद वो थोड़ा सोचने लग जाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनते साथ ही जल्दी से फिल्म डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। हमने जो बात कही, थैन उस पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। दूसरी तरफ फिल्म जब डोर ओपन करता है तो उसकी आंट आ जाती है, जिसे देखकर थैन जल्दी से अपनी प्लेट साफ करके वहाँ टेबल से हटने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आंट कहती है कि लगता है ये कोई स्पेशल है, मत बोलना कि तुमने वन नाइट स्टैंड्स लेना चालू कर दिया यहाँ आने के बाद। पर फिल्म उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। दूसरी तरफ चैट जो है वो मार्क को कहता है कि आखिर वो मरा कि नहीं, उसे जो गूंज भेजे थे। वहीं पर आ जाता है हमारा फ़िल्म और कहता है कि अरे ब्रदर, तुमने जो रात में कुछ गुंडे भेजे थे ना, वो तो बहुत ज़्यादा वीक निकले। मतलब तुम सरप्राइज हो ना कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे पता है तुम्हारी चाल जो है वो नाकामयाब हो गई। कोई नहीं ब्रदर, ट्राई करते रहो, एक दिन क्या पता तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे दे। तब तक के लिए मैं चला जाता हूँ। जेट को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो भी गूंज उसने भेजे होते हैं उन्हें वो पिटाई कर देता है उनकी, और कहता है कि फालतू के तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए। पर उसमें से एक गूंज कहता है कि नहीं, वो एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं था, उसकी किसी ने मदद की थी वहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब ये बात सुनकर जेट मार्क से कहता है कि जल्दी से उसका पता लगाओ, क्योंकि जो भी फिल्म की मदद कर रहा है वो भी हमारा दुश्मन है, और उसे भी रास्ते से हटाने के लिए मैं पीछे नहीं देखूँगा। दूसरी तरफ अब रीसा आ जाती है अपने फादर से बात करने, और रीसा सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे रात पर फिल्म पे अटैक हुआ था, और वो अटैक और किसी ने नहीं, थैन ने किया था। मुझे बस फिल्म की टेंशन हो रही है। पर उसके फादर उसको ये कह के भगा देते हैं कि तुम्हें पता है वुमेंस इस एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड में टॉप पर क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत होती है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की और गॉसिपिंग करने की। और वैसे भी अगर वो बच्चे खुद का ध्यान नहीं रखते तो मेरे बच्चे कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। अब खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ रात में पार्टी करते हुए हमें रीसा दिखाई दे रही है अपने आंट के साथ और अपने सेक्रेटरी पैन के साथ, जहाँ पर वो कहती है कि आखिर मैं करूँ क्या। और वैसे भी अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फ़ादर कभी भी मुझे कुछ करने के लिए देंगे बिजनेस वर्ल्ड में। उसकी आंट कहती है कि मैंने सुना है कि फ़िल्म वापस आ चुका है, और वैसे तुम जानती ही हो कि फ़िल्म की मदर के साथ क्या हुआ था, तो मैं तो तुम्हें बोलती हूँ कि तुम वो जॉब छोड़ दो और मेरे साथ आकर काम करो। वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने मेडिकल सेंटर क्यों ओपन किया है, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए है, और लाइफ और डेथ के बीच का पावर है उनके पास। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता वो कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम वुमेन हो, और उसके हिसाब से वुमेन्स जो है वो बस एक डेकोरेशन का सामान है। वो कभी भी तुम्हें वो दर्जा नहीं देगा जो वो अपने बेटे को देता है। ये बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। दूसरी तरफ फिल्म फैंटलिंग के केस के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था, और वहीं पर उसे पता चलता है थैन के बारे में कि थैन और कोई नहीं बल्कि एक्स कॉप ऑफिसर है। और तुम्हें पता है उसका लास्ट केस जो था वो और किसी पे नहीं बल्कि फैंटलिंग के ऊपर ही था। उसे कितना भी मना किया था बट तब भी वो एकदम ज़िद पे अड़ गया था कि उसे ये केस सॉल्व करना है। पर उसे कोई रिश्वतखोरी के चलते
फेक केस में फंसाया गया था, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये सब सुनने के बाद अब फ़िल्म को पता चल गया है कि अगर इस केस के डेप्थ में जाना है तो वो बस थैन ही उसे बता सकता है, और थैन को कैसे ना कैसे करके उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स उसे लेने पड़ेंगे। हाँ, रात के अंधेरे में थैन की दुकान पर बहुत ज़्यादा गूंज आकर उसे पूरा तबाह कर देते हैं। वहाँ पर जल्दी से थैन पहुँच जाता है और थैन जो मंज़र देखता है वो बहुत ख़तरनाक दिखाया जाता है, क्योंकि सब तबाही होती है। वहीं पर फ़िम भी आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था मेरा भाई कुछ ऐसा ही करेगा। और ये बोलने के बाद थैन कहता है कि आखिर तुम्हारा भाई है कौन और तुम हो कौन? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वही फ़िम कहता है कि मैं बस फ़ेंटैलिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जिसे सुनते साथ ही थैन उस पे अटैक कर देता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा भाई कौन है? आखिर तुम उस केस के बारे में कैसे जानते हो? पर फ़िम उसको मदद करने के लिए बोलता है कि मेरा भाई ये सब में ज़िम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई के पीछे ही ये सब कुछ चल रहा है और वही ये सब स्मगलिंग कर रहा है। तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें केस में फँसा दिया था, फेक केस में। तो अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम इस फ़ेंटैलिन केस को बाहर लाकर मेरे भाई को जेल की सज़ा दिलवा सकते हैं और तुम्हारी जो इज़्ज़त गई है उसे भी बचा सकते हैं। पर थैन कहता है कि मैं एक कॉप अब नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना। पर फ़िल्म कहता है कि प्लीज़ एक बार ट्राई तो करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा जस्टिस दिलाने में, बस तुम्हें थोड़ी मदद करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। थैन की कुछ पुरानी यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं, जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उस केस के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जहाँ पर सारे नेबर्स का इंटरव्यू हो रहा था और सब थैन के बारे में बुरा-भला बोल रहे थे। उसके पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर इतना सारा बाहर हल्ला देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे। वहीं पर उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके फादर फिर उसकी मदर को लेकर कहीं बाहर चले जाते हैं, बिकॉज़ ये सब बहुत ज़्यादा टेंशन के माहौल की वजह से होता है। और ये स्ट्रेसफुल अवॉइड करने के लिए सिचुएशन वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब स्ट्रगल हमें थैन की लाइफ़ का दिखाया जाता है, जहाँ पर थैन ने अब डिसीजन ले लिया होता है। थैन के डिसीजन लेने के बाद ही अब वो जल्दी से फ़िम से मिलने के लिए चला जाता है। फ़िम को पता होता है कि थैन उससे मिलने आएगा, वो फुल रेडी हो जाता है। जहाँ पर थैन के आते साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर भी ये बात कर सकते हैं। जिसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बुलाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी करवा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि थैन तुम्हें इतने जल्दी नौकरी नहीं रखूँगा, तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जहाँ पर वो पहले तो उसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास लेके जाता है, फिर उसका ड्रेस कोड भी है वो डिसाइड करता है। जहाँ पर एक-एक करके वो बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है, पर फ़िल्म को थैन पर एक भी कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं पर उसकी जो आंट रहती है वो भी उसके साथ रहती है। थैन अब जल्दी से दूसरे कपड़े ट्राई करने जाता है तो उसकी आंट फ़िल्म को कहती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए? अगर उसे पता चल गया कि ये सब काम जो स्टोर पे हुआ था वो तुमने कराया है, तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फँस जाओगे। हाँ दोस्तों, थैन के स्टोर में जो गूंस ने हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी, वो भी फ़िल्म की, ताकि थैन उसे जॉइन कर ले। जिसके बाद वो कहता है कि आंटी ये बात बस आपको और मुझे पता है, वैसे भी अगर हम इसे बताएंगे नहीं तो इसे पता कैसे चलेगा? वहीं पर एकदम हैंडसम सा डैशिंग हमारा थैन रेडी होकर आ जाता है और फिल्म इस सूट को फाइनल करके 10 इसके ऑर्डर्स दे देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल कर अपने कंपनी की तरफ बढ़ जाते हैं। कंपनी में दोनों एंट्री लेते हैं, जहाँ पर सारे लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। लिफ्ट के थ्रू अब वो जब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तब एज अ बॉडीगार्ड थैन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो संभाल लेता है। वो जल्दी से फ्लोर के बटन प्रेस कर देता है, पर बीच में ही कुछ हमें टेक्निकल इश्यूज़ दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक से लिफ्ट जो है वो बंद पड़ जाती है। लिफ्ट के बंद होते साथ ही फ़िल्म को कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं उसके बचपन के, जो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। जब चैट ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था और उसने रीसा को भी धमकी दी थी कि अगर उसने उसको खोला तो उसके अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा, जिसे अब इतना ज़्यादा उसने बचपन में सहन कर लिया रहता है कि उसके लिए अब अंधेरे में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसे ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं। थैन उसे थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर उसका असर नहीं होता है। अगला सीन हमें एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर फ़िल्म एडमिट होता है बिकॉज़ उसे बहुत अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से थैन उसका देखभाल करता है।
फ़िल्म उसे सॉरी बोलता है ये सब कॉज़ करने के लिए और कहता है कि हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। पर थैन कहता है कि आखिर ऐसा क्या ही हुआ था, पर फ़िल्म उसे वार्निंग देता है कि मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक वापस से कभी भी आए सामने। मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक भूल जाओ। वहीं पर ये टॉपिक को डिस्क्लोज़ करने के बाद अब थैन अपनी कहानी सुनाता है, ये सोचकर कि शायद फ़िल्म उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और वो अपनी कहानी भी उसके साथ शेयर करेगा। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है, जब मुझे कॉप की पोजीशन से हटाया गया था कि मैंने रिश्वतखोरी की है जो मैंने करा भी नहीं था। उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बट मैंने भी सीख लिया है कि लोगों की बातों में आकर अगर मैं हमेशा खुद की बात नहीं सुनूंगा तो उसमें मेरा ही घाटा है। तुम्हें पता है खुद की मदद खुद ही को करनी पड़ती है। अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो लोगों की बात में जल्दी से आकर हम खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव कॉप था जहाँ पर सब मेरी तारीफ़ करते थे। बस उस एक इंसिडेंट की वजह से, वो फेक केस की वजह से ये सब हो गया और मेरी इमेज भी टार्निश्ड हो गई। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी बताना है तो तुम मुझे बता सकते हो। पर फ़िल्म कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब बातें क्यों ही बता रहे हो, मैं कुछ शेयर नहीं करने वाला। दूसरी तरफ चैट और उसके फादर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए हमें गोल्फ़ खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हें चैट को बिज़नेस हैंडल करने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि चैट बहुत ज़्यादा हैंडसम है, होशियार है, हार्ड वर्किंग है। वहाँ पर जब चैट की बारी आती है तो वो ढंग से गोल नहीं कर पाता, जिसे देखकर उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो अच्छी बात नहीं है। उसी तरह जैसे तुमने रात में फ़िल्म की तरफ गूंज भेजे थे। वही फ़िल्म की एंट्री हो जाती है। फ़िल्म बहुत स्टाइलिश वे में एंट्री कर कर अपने गॉगल्स उठाता है जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो। जहाँ पर फिर उसके फादर उसके फ्रेंड्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये मेरा छोटा बेटा है जो अभी मलेशिया से आया है। सबके वहाँ से चले जाने के बाद फ़िल्म कहता है कि फ़ादर, मैंने आपके टिकट्स जो है सिंगापुर के लिए बुक कर दिए हैं। चैट ये सब सुनकर कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो उसके फादर बताते हैं कि जब तुम कुछ गूंज को अरेंज कर रहे थे तब इसने मेरे फैमिली को बिज़नेस को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया, पर तुम तो भूल ही चुके हो कि कोई प्रोजेक्ट भी तुम्हें करना है करके। दूसरी तरफ अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जल्दी से अपने सेक्रेटरी मार्क को इंजेक्शन मंगवाता है। इंजेक्शन मंगवाने के लिए मार्क मना कर देता है, पर वो कहता है कि नहीं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से मुझे ला कर दो। उसके बाद चैट जल्दी से वो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है और फिर अपनी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मदर याद आती है। जब वो छोटा था उसकी मदर उससे बताती है कि ये जो ग्रुप है थनावेज, ये सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, किसी को भी इससे तुम्हें छीनने मत देना। वो बात याद आते साथ ही वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस ग्रुप को किसी को भी लेने नहीं दूंगा। थनावेज का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी मदर ने बनाया है। दूसरी तरफ फ़िल्म और हमारा प्यारा सा थैन उस फैंटलिन केस के बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। फ़िल्म थैन को निहारता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हारा कंधा दुख रहा है ना, रुको मैं दबा देता हूँ। अब वो थोड़ा फ्लर्टी वे में होकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है और उसके कांधा भी दबा देता है। वहीं पर उसकी बहन रीसा आ जाती है और दोनों के लिए कॉफ़ी लाती है। दोनों को कॉफ़ी देने के बाद वो फ़िल्म के करीब जाकर कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम अब अच्छे से रह सकते हो। तुम्हें पता ही है चैट ने बचपन से हम दोनों को कितना परेशान किया है, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कभी भी मत भूलना। तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तब मुझे फ़ोन करना भूलना मत, मुझे याद ज़रूर करना। ये बोलते साथ वो वहाँ से चली जाती है और थैन उस कॉफ़ी को ड्रिंक करता है कि तभी फ़िल्म जल्दी से वो कॉफ़ी का कप लेकर डस्टबिन में डाल देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, कोई भी कुछ भी ऑफ़र करे तो नहीं लेना। पर थैन कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आगे प्रॉब्लम क्या है। पर फ़िल्म कहता है कि तुम बस मेरी बात मानो, और वैसे भी तुम ना बहुत ज़्यादा मुझे आज अच्छे दिखाई दे रहे हो। ये बातें करते साथ ही वो उसकी टाई को पकड़ के उसे अपने पास खींचने की कोशिश करता है, जिसे देखते साथ थैन थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है। पर फ़िल्म कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, वैसे भी हमें थोड़ा ना थोड़ा प्रोग्रेस तो बनाना चाहिए हमारे रिश्ते में। वही थैन को फ़ोन आ जाता है कि वो जिस लोकेशन के लिए ढूंढ रहा था जहाँ पर फैंटलिन का बिज़नेस होता था इलीगली, वो शायद उसे लोकेशन पता चल गई है, जो जल्दी से फ़िल्म को बता देता है और फ़िल्म की आंट को भी बता देता है। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ तो ज़रूर है, और वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आज वहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जहाँ पर ये सब का स्मगलिंग भी होता है।
और वहाँ पर डिसाइड ये किया जाता है कि फ़िल्म वहाँ पर जाएगा और वही डिस्कस करके ही जाएगा, पर वहाँ ज़रूर जाएगा क्योंकि वहाँ से उसे प्रूफ़ कलेक्ट करना ही पड़ेगा। वही प्रूफ़ उसे अब यहाँ से रास्ता आगे बढ़ाएगा, जहाँ पर उसे वार्निंग मिलती है आंट से कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। पर फ़िल्म कहता है कि मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा और इसमें थैन मेरा साथ देगा। जहाँ रात होते साथ ही उस पार्टी के लोकेशन पे दोनों पहुँच जाते हैं, पर उनके हाथ में एक बैंड रहता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टी वाले लोग ही अटेंड कर सकते हैं। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगा देता है क्योंकि उनके हाथ में वो बैंड नहीं दिखाई देता। जहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, शायद हम लोग हमारे कार में ही वो बैंड भूल गए हैं। जिसके बाद वो कार में चले जाते हैं। दूसरी तरफ चेट अभी भी बहुत ज़्यादा नशे में होता है। मार्क आकर कहता है कि फ़िल्म ने बूट जो हमारे फार्मासिस्ट है उससे फैंटेलिन के बारे में पूछा था, जिसके बाद उसे आदेश मिलता है कि जल्दी से वो पार्टी में जाके सारे एविडेंस गायब कर दो। वहीं पर एक पार्टी का बंदा तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ का बैंड जो है वो फ़िल्म को दिखाई देता है। फ़िल्म जल्दी से उसका पीछा करता है और थैन को बताता है कि मुझे एक आइडिया मिल चुका है, और उसके पीछे जाकर कैसे भी करके वो वहाँ से वो बैंड को चुरा लाता है और कहता है कि देखो, ये बैंड तो मैंने चुरा लिया, पर जल्दी से अपना शर्ट उतार के दे दो क्योंकि ये पार्टी का थीम जो है वो वाइट क्लॉथ है और तुमने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। अब जिसके बाद वो उससे कहता है कि वैसे तो मुझे ये सब देखना था, बट अभी हम ये सब थोड़ा मेकआउट वगैरह जो भी सेशन है वो थोड़ा बाद में करेंगे। जिसके बाद जल्दी से कार में ही वो लोग कपड़े निकालने लग जाते हैं और जल्दी से शर्ट एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर फ़िल्म फिर से थैन को चिढ़ाता है कि मैं चाहता हूँ हमारे बीच में कुछ हो, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। पर थैन कहता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा परवर्ट क्यों ही हो, और ये सब फालतू का सोचना बंद करो, हमारे बीच में आज क्या कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पार्टी में वो एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसे उस पार्टी का ओनर जो मिस्टर रे रहता है, चैट का फ्रेंड, उसे याद आ जाता है कि हाँ, ये तो वही रे है जो सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने उसे देखा था। जिसके बाद वो थोड़ा मूव बनाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा-सा आई कॉन्टैक्ट करता है रे के साथ क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पीछे जल्दी आएगा, और देखते साथ ही वो किसी और के साथ डांस करता है, तो रे उस इंसान को भगा देता है और फ़िल्म के करीब आ जाता है। फ़िल्म के करीब आते साथ ही वो पिकअप लाइन्स कुछ यूज़ करता है कि लगता है हम पहले कभी मिले हैं, पर फ़िल्म टाल देता है कि ये पिकअप लाइन्स बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, और वैसे भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैंने सुना था रे की पार्टीज़ बहुत अच्छी होती है, पर कुछ शॉट्स वगैरह मिल ही नहीं रहे। जिसके बाद जल्दी से फ़िल्म उसे ऊपर के कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पर बाहर पर थैन को वो मैसेज करता है कि मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। वहीं पर रे जो है वो कहता है, अच्छा तुम्हें हाई होना है, कोई नहीं, मेरे पास इंजेक्शंस है। जिसके बाद वो इंजेक्शंस निकालता है और खुद में इंजेक्ट कर देता है। खुद में इंजेक्ट करने के बाद एक इंजेक्शन वो फ़िल्म को भी दे देता है, जिसके बाद रे एकदम ज़्यादा हाई हो जाता है और वो एकदम अलग दुनिया में चला जाता है। वही मौके का फ़ायदा उठाकर फ़िल्म जल्दी से वो बॉटल एज एविडेंस अपनी जेब में डाल देता है और जल्दी से थैन को मैसेज भी कर देता है कि मैंने वहाँ पर एविडेंस के चलते कुछ ले लिया है और अब हमारा प्लान सक्सेस हो चुका है। दूसरी तरफ जब वो वॉशरूम जाने की कोशिश करता है वहाँ से बहाना देके निकलने की, तब वहाँ पर रे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारी दवाई का असर होने का है। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती उस पर इंजेक्ट कर देता है। फ़िल्म बहुत ज़्यादा मना करता है पर वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद उस रूम में वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी होते हैं और वहाँ पर जल्दी से वो उसको उठाकर बेड पे रख देता है और रे कहता है कि तुम सबको मौका मिलेगा, बट सबसे पहले इसका मज़ा मैं लूँगा। जहाँ पर फ़िल्म के कपड़े उतार कर अब वो उसे सहलाने लग जाता है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। वहीं पर वक्त पर थैन आ जाता है और सबकी पिटाई कर देता है, जिसके बाद वो जल्दी से फ़िल्म को बचा लेता है। फ़िल्म को पहले वो होश में लाने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि इसमें कुछ उन्होंने नशीले पदार्थ मिलाया है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे उठाकर लेके जाता है। सीन पर मार्क पहुंच जाता है, वो जल्दी से रे का पता लगा के ऊपर पहुंचता है और इतनी ज़्यादा ख़राब हालत देखता है। रे बड़बड़ कर रहा रहता है कि वो मुझे मार देगा करके, पर मार्क उसकी बातों को इग्नोर करके जल्दी से सारे एविडेंसेस की बॉटल कलेक्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक बॉटल गायब दिखती है। वो रे से पूछता है, पर रे अपनी होशो हवास में ही नहीं रहता। दूसरी तरफ थैन फ़िल्म को पिकअप कर लेता है और वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, पर उन्हें कार में बैठते देख मार्क देख लेता है,
जिसके बाद मार्क भी उस कार का पीछा करते हुए हमें दिखाई देता है। जल्दी से थैन फ़िल्म को लेके उसके घर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जिसे देखने के बाद वो जल्दी से कार को और तेज़ी से भगा लेता है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मार्क उसके बहुत करीब होता है कि तभी वहाँ पर एक बाइक आ जाती है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाते हैं और मार्क उनका पीछा करने से रुक जाता है। और रुकने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो बाइक ड्राइवर का जब हेलमेट उतरता है तो वहाँ पर हमें पैन दिखाई जाती है रीसा की सेक्रेटरी। रीसा से उसे आदेश मिला होता है कि ठीक है, अगर फ़िल्म नहीं पकड़ा गया है तो अब वहाँ से जल्दी से वापस आ जाओ। दूसरी तरफ थैन जल्दी से फ़िल्म को उठा लेता है और उसके वॉशरूम में लेके जाने की कोशिश करता है। वॉशरूम में लेके जाने से पहले वो जल्दी से आंट को कॉल करता है और बताता है कि फ़िल्म को किसी ने ड्रग कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से आ जाओ। वहीं पर फ़िल्म जल्दी से थैन का फ़ोन जो है वो वहाँ से उठाकर फेंक देता है और उसे किस करने के लिए लग जाता है। वहाँ पर थैन उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद वो गिव अप कर देता है और फ़िल्म को किस करने दे देता है। थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से अब थैन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जल्दी से उसे पिक कर लेता है और पिक करने के बाद वो उसे बाथटब में डाल देता है और उस पर थोड़ा पानी भी छिड़क देता है ताकि वो थोड़ा सा होश में आ जाए। पर होश में तो नहीं आता। फ़िल्म बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे सब आखिर में छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पर अब उसे बुरा लग रहा रहता है और वहाँ से थैन बस निकलने की कोशिश करता है कुछ लेने के लिए, पर फ़िल्म उसका पैर पकड़कर उसे रोक लेता है कि प्लीज़ तुम भी मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो जाऊँगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आखिर तुम तो मेरे साथ रह ही सकते हो। जहाँ उसकी बचपन का सारा सीन उसे याद आता है कि कैसे चेट उसे हमेशा उसके फ्रेंड से पिटवाता था और हमेशा वो लोग कहीं पर भी जाते थे पर उसका कभी भी कोई फ्रेंड नहीं बन पाया। जहाँ पर थैन को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो उसे हैंडल करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ही एपिसोड 2 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।